हेलो एवरीवन, आज हम शुरू करते हैं हमारी क्लास 10th के चैप्टर नंबर 2 की अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। इसमें हम ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जरूर देखें। आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 2, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। आर्थिक कार्यों के क्षेत्रक। कुछ गतिविधियां वस्तुओं का उत्पादन करती हैं, कुछ अन्य सेवाओं का सृजन करती हैं। ये गतिविधियां हमारे चारों ओर हर समय संपादित होती हैं, यहाँ तक कि हमारे बोलने में भी। इन सभी गतिविधियों को समझने के लिए कुछ मानदंड होते हैं जिनके थ्रू इन्हें अलग अलग क्षेत्रकों में बांटा जाता है और उन समूहों अलग अलग समूहों में बांटा जाता है और उन्हें क्षेत्रक कहते हैं। उद्देश्य और किसी महत्वपूर्ण मानदंड के आधार पर इन्हें अनेक तरीकों से वर्गीकृत किया जाता है। प्राकृतिक संसाधनों के प्रत्यक्ष उपयोग पर आधारित अनेक गतिविधियां हैं, जैसे कि कपास की खेती। यह मौसमी फसल है। कपास के पौधे की वृद्धि के लिए हम मुख्यतः न की पूर्णतया प्राकृतिक कारकों जैसे वर्षा, सूर्य का प्रकाश और जलवायु पर निर्भर हैं, अतः कपास एक प्राकृतिक उत्पाद है। तो फिर ये प्राइमरी सेक्टर में आएगा। इसी प्रकार डेयरी उत्पादन जो है उसे हम पशुओं की जैविक क्रिया एवं चारा आदि की उपलब्धता पर निर्भर होते हैं, अतः इसका उत्पाद दूध भी एक प्राकृतिक उत्पाद है। इसी प्रकार खनिज और अयस्क भी प्राकृतिक उत्पाद हैं। यानी कि कृषि, पशुपालन, डेयरी और खनिज और अयस्क ये सब प्राकृतिक उत्पाद हैं। जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपभोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो इसे प्राथमिक क्षेत्र गतिविधि कहा जाता है, यानी कि प्राइमरी सेक्टर की गतिविधि कहा जाता है। प्राथमिक क्यों? क्योंकि यह उन सभी उत्पादों के आधार पर है जिन्हें हम क्रमशः निर्मित करते हैं, जो कि हम अधिकांश प्राकृतिक उत्पाद कृषि, डेयरी, मत्स्यन, वनों से प्राप्त करते हैं। इसलिए इस क्षेत्र को कृषि या फिर सहायक क्षेत्र भी कहा जाता है। मतलब इसे कृषि क्षेत्र या सहायक क्षेत्र भी कहा जाता है, क्योंकि मोस्टली चीज़ें जो है या तो कृषि से प्राप्त होती हैं या मत्स्य डेयरी यानी कि पशुपालन से प्राप्त होती हैं। तो इसलिए इसे प्राइमरी सेक्टर, सहायक सेक्टर या कृषि सेक्टर भी कहा जाता है। फिर है द्वितीयक क्षेत्र की गतिविधियां। इनके अंतर्गत वो आता है कि प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण प्रणाली के जरिए अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है। यह प्राथमिक क्षेत्र के बाद अगला सेक्टर है, यानी कि यह सेकेंडरी सेक्टर है। यहाँ वस्तुएं सीधे प्रकृति से उत्पादित नहीं होती बल्कि निर्मित की जाती है, इसलिए विनिर्माण प्रक्रिया अपरिहार्य है। यह प्रक्रिया किसी कारखाना, किसी कार्यशाला या घर में हो सकती है। जैसे कपास के पौधे से प्राप्त जो कपास होती है वो कृषि में आएगी, यानी प्राइमरी सेक्टर में। लेकिन उसके रेशे, पौधों से प्राप्त जो रेशा होता है उसका उपयोग कर सूत काटते हैं और कपड़ा बुनते हैं। और इसी तरीके से जो गन्ना है, गन्ने के कच्चे माल के रूप में उपयोग कर हम चीनी और गुड़ को तैयार करते हैं। मिट्टी से ईंट बनाते हैं, ईंटों से घर और भवनों का निर्माण करते हैं। तो ये सब जो है पहले प्राकृतिक चीज़ से उसे हमने कुछ और बनाया तो ये द्वितीयक चीज़ बन गई, तो इसलिए इसे सेकेंडरी सेक्टर कहा जाता है। चूंकि यह क्षेत्र क्रमशः संवर्धित प्रकार के उद्योगों से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं क्योंकि ये चीज़ों के विनिर्माण से जुड़ा हुआ है। फिर है प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर के बाद आर्थिक गतिविधियों की एक तीसरी कोटि भी है, जिसे टर्शरी यानी कि तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है, जो उपयुक्त दो क्षेत्रकों से भिन्न है। ये गतिविधियां प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र के विकास में मदद करती हैं। ये गतिविधियां स्वतः वस्तुओं का उत्पादन नहीं करती बल्कि उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग या मदद करते हैं। इसे प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र के द्वारा उत्पादित वस्तुओं को थोक या खुदरा विक्रेताओं के द्वारा बेचने के लिए ट्रकों और ट्रेनों के परिवहन की जरूरत पड़ती है। मतलब जब परिवहन की जरूरत पड़ेगी उस चीज़ को कहीं दूसरी चीज़ तक ले जाने के लिए, तो उसे हम बोलेंगे सेवा क्षेत्र या टर्शरी सेक्टर। इसलिए जब हम मान लीजिए गन्ना उत्पादित हुआ, उसको हम बाजार तक भेजेंगे, उससे जो प्रोडक्ट बनेगा चीनी और गुड़, उसको वापस गांवों तक या फिर मार्केट तक भेजेंगे कि उसको बेचा जा सके। तो जो परिवहन होगा उसे बोलेंगे टर्शरी सेक्टर यानी कि तृतीयक क्षेत्र। कभी कभी वस्तुओं को गोदामों में भंडारित करने की आवश्यकता होती है। हमें उत्पादन और व्यापार में सहूलियत के लिए टेलीफोन पर दूसरों से वार्तालाप करने या पत्राचार, संवाद या बैंकों से कर्ज लेने की आवश्यकता होती है। परिवहन, भंडारण, संचार, बैंक सेवाएं, व्यापार, ये सब टर्शरी सेक्टर में आते हैं, तृतीयक क्षेत्र में। परिवहन, भंडारण, संचार, बैंक सेवाएं, व्यापार, ये सब टर्शरी में आती हैं। अब क्योंकि ये गतिविधियां वस्तुओं के बजाय सेवाओं का सृजन करती हैं। वस्तुएं कैसे? जो द्वितीय क्षेत्र में हुआ था उसमें वस्तुओं का उत्पादन हुआ था, उसमें चीज़ों का उत्पादन हुआ था, लेकिन इसमें जो है सेवाएं हैं, तो इसलिए इसे सेवा क्षेत्र या तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। सेवा क्षेत्र में कुछ ऐसी अपरिवार्य सेवाएं भी है जो प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं के उत्पादन में सहायता नहीं करती, जैसे शिक्षक, डॉक्टर, धोबी, नाई, मोची, वकील जैसे व्यक्तिगत सेवाएं हमें
व्यक्तिगत सेवाएं उपलब्ध कराने वाले प्रशासनिक एवं लेखाकरण कार्य करने वाले लोगों की आवश्यकता होती है। वर्तमान समय में सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित कुछ नई सेवाएं जैसे कि इंटरनेट कैफ़े, एटीएम बूथ, कॉल सेंटर, सॉफ्टवेयर कंपनी इत्यादि भी महत्वपूर्ण हो गई हैं। मतलब ये कुछ नई तरीके की सेवाएं अभी बनी हैं। 3 क्षेत्रकों की तुलना। प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र के विभिन्न उत्पादन कार्यों से काफ़ी अधिक मात्रा में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है। साथ ही इन क्षेत्रों में अधिक संख्या में लोग वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए काम करते हैं। इसलिए अगले चरण में यह देखना है कि प्रत्येक क्षेत्र में कितनी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित होती है और कितने लोग उस क्षेत्र में काम करते हैं। किसी अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन और रोजगार की दृष्टि से एक या अधिक क्षेत्रक प्रधान होते हैं, जबकि अन्य क्षेत्रक अपेक्षाकृत छोटे आकार के होते हैं। मतलब मान लीजिए कोई देश है, तो उस देश विशेष पर डिपेंड करता है कि उसमें कौन सा क्षेत्रक प्रधान है, और बाकी जो है वो छोटे आकार के होते हैं। उत्पादन और रोजगार की दृष्टि से केवल एक क्षेत्रक जो है प्रधान होता है। उत्पादित और बेची गई प्रत्येक वस्तु या सेवा की गणना करने की जरूरत नहीं है। इसमें केवल अंतिम वस्तुओं और सेवा की गणना को ही गिना जाता है। जैसे किसान किसी आटा मिल को 20 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं बेचता है। मिल में गेहूं की पिसाई होती है। बिस्किट कंपनी को आटा 25 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है। बिस्किट कंपनी आटा के साथ चीनी एवं तेल जैसी चीज़ों का उपयोग करती है। बिस्किट के 4 पैकेट बनाती है। वह बाजार में उपभोक्ताओं को 80 रुपये में बिस्किट बिस्किट बेचती है। अतः बिस्किट का अंतिम उत्पाद है, अर्थात वह वस्तु जो उपभोक्ताओं तक पहुंचती है, मतलब जो लास्ट में कस्टमर तक पहुंचती है, उसका प्राइस जो है लास्ट में काउंट किया जाता है। पहले जब वो बनी है वो प्राइस काउंट नहीं किया जाता। केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की गणना क्यों की जाती है? क्योंकि अंतिम वस्तु के विपरीत गेहूं और आटा जैसी वस्तुएं मध्यवर्ती वस्तुएं हैं। मतलब कि बिस्किट जो है वो प्रोडक्ट है, लेकिन उससे पहले जो है वो मध्यवर्ती वस्तुएं हैं। मध्यवर्ती वस्तुएं अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के निर्माण में इस्तेमाल की जाती हैं। इनका यूज जो है प्रोडक्ट बनाने में किया जाता है। अंतिम वस्तुओं के मूल्यों में मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य पहले से शामिल होता है। मतलब जब मान लीजिए आप कोई चीज़ बेच रहे हैं, तो आप उसमें अपना प्रॉफिट निकालेंगे, और उसके साथ ही आपको उसका कितना खर्चा पड़ा, आपका जो टाइम लगा, मेहनत लगी, वो सब काउंट करके आप ऑलरेडी बेचेंगे। तो उसमें ऑलरेडी जो मध्य में चीज़ जो आपने यूज़ की उसको शामिल किया जाता है। तो इसीलिए लास्ट को माना जाता है। अंतिम वस्तु के मूल्य में मध्यवर्ती वस्तुएं जो है उनका प्राइस ऑलरेडी शामिल होता है। अतः उसमें जो ऑलरेडी जो है मध्यवर्ती वस्तुओं का भी मूल्य शामिल होता है। तो गेहूं और आटा के मूल्य की अलग अलग गणना करना उचित नहीं है, क्योंकि तब हम वस्तु के मूल्य की गणना कई बार करते हैं, पहले गेहूं के रूप में, फिर आटे के रूप में, और फिर लास्ट प्रोडक्ट के रूप में। किसी विशेष वर्ष में प्रत्येक क्षेत्रक द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवा का मूल्य उस वर्ष में क्षेत्रक के कुल उत्पादन की जानकारी देता है। मतलब कि वो बताता है कि उस क्षेत्रक में टोटल कितना प्रोडक्शन हुआ है, जो अंतिम मूल्य होता है। तीनों क्षेत्रकों के उत्पादनों के योगफल को देश का सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। मतलब तीनों क्षेत्रों में जो प्रोडक्शन हुआ उसे जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। यह किसी वस्तु के भीतर किसी विशेष वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य होता है। किसी स्पेसिफिक ईयर में जो तीनों हमारे क्षेत्रक हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, इनमें जो भी प्रोडक्शन होता है उसको जोड़कर जो है देश की जीडीपी ज्ञात की जाती है। सकल घरेलू उत्पाद अर्थव्यवस्था की विशालता का को प्रदर्शित करता है। मतलब जितना ज़्यादा जीडीपी होगा उतनी बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। भारत में जीडीपी मापन जैसा कठिन कार्य केंद्र सरकार के मंत्रालय द्वारा किया जाता है। यह मंत्रालय राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों के विभिन्न सरकारी विभागों की सहायता से वस्तुओं और सेवाओं की कुल संख्या और उनके मूल्य से संबंधित सूचना एकत्रित करता है। तब जीडीपी का अनुमान लगाया जाता है, तब जीडीपी का अनुमान करता है। क्षेत्रकों में ऐतिहासिक परिवर्तन, मतलब कि जो क्षेत्रक हैं वो टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। सामान्यतः अधिकांश विकसित देशों में इतिहास में देखा गया है कि विकास की प्रारंभिक अवस्थाओं में प्राथमिक क्षेत्र ही आर्थिक सक्रियता का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रक रहा है। यानी कि पहले जो है प्राइमरी सेक्टर, यानी कि कृषि, मत्स्य पालन हो गया, आखेट हो गया, और पशुपालन, डेयरी, ये सब कुछ है जो पहले से फेमस रहा है। जैसे जैसे जो कृषि है कृषि प्रणाली परिवर्तित हो गई, कृषि क्षेत्रक समृद्ध हो गया, वैसे वैसे पहले की तुलना में अधिक उत्पादन कृषि क्षेत्रक से होने लगा।
तब अनेक लोग दूसरे कार्य करने लगे। शिल्पियों और व्यापारियों की संख्या में वृद्धि होने लगी, क्रय विक्रय की गतिविधियां बढ़ने लगी। इसके अतिरिक्त परिवहन और प्रशासक और सैन्य कार्य जैसे ये भी इनसे लोग जुड़ने लगे। फिर भी इस अवस्था में अधिकांश उत्पादित वस्तुएं प्राकृतिक उत्पाद थी, जो प्राथमिक क्षेत्र में आती थी, और अधिकांश लोग इसी क्षेत्र से रोजगार प्राप्त करते थे। मतलब कि एंशियंट टाइम से ही, जो हिस्ट्री से ही, हमारे इतिहास अतीत से ही देखा गया है कि प्राइमरी सेक्टर जो है वो ज़्यादा डेवलप्ड रहा है हमेशा से। लंबे समय, लगभग 100 वर्षों से अधिक के बाद, विशेषकर विनिर्माण की नवीन प्रणाली के प्रचलन से कारखाने अस्तित्व में आए। बाद में विनिर्माण होने लगा। पहले घरेलू स्तर पर, मतलब लोग घरों में सामान बनाते थे। बाद में बड़े स्तरों पर विनिर्माण होने लगा और कारखाने अस्तित्व में आए। उनका प्रसार होने लगा। जो लोग पहले खेतों में काम करते थे, फिर उनमें से बहुत लोग कारखानों में काम करने लगे। उन्हें कारखानों में काम करने के लिए मजबूर किया गया। जैसा कि इतिहास में हमने पढ़ा है कि जो ब्रिटिश लोग थे, उन्होंने तो स्पेशली बहुत ज़्यादा फोर्स किया था लोगों को, या तो फिर कमर्शियल क्रॉप्स उपजाने के मामले में हो, और या फिर कारखानों में काम करने। कारखानों में सस्ती दरों पर उत्पादित वस्तुओं का लोग इस्तेमाल करने लगे। कुल उत्पादन और रोजगार की दृष्टि से द्वितीय क्षेत्रक महत्वपूर्ण हो गया। बाद में धीरे धीरे जो है रोजगार जो है सेकेंडरी सेक्टर से ज़्यादा मिलने लगा। प्रोडक्शन भी सेकेंडरी सेक्टर में ज़्यादा होने लगा, क्योंकि लोग प्राइमरी सेक्टर से बनी हुई चीज़ों से बहुत ज़्यादा निर्माण करने लगे। इस कारण अतिरिक्त समय में भी काम होने लगा। इसका अर्थ है कि क्षेत्रों का महत्व परिवर्तित हो गया। अब प्राइमरी सेक्टर की जगह सेकेंडरी सेक्टर इंपॉर्टेंट हो गया। विगत 100 वर्षों में विकसित देशों में द्वितीय क्षेत्र से तृतीय क्षेत्र की ओर पुनः बदलाव हुआ है। कुल उत्पादन की दृष्टि से सेवा क्षेत्र का महत्व बढ़ गया है। अधिकांश श्रमजीवी लोग सेवा क्षेत्र में ही नियोजित हैं। विकसित देशों में यही सामान्य लक्षण देखा गया है। भारत में तीनों क्षेत्रकों का कुल उत्पादन और रोजगार कितना है विगत वर्षों में, इससे पैटर्न से जो है पता चलता है। भारत में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय सेक्टर, तीनों क्षेत्रकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं को दिखाता है, जो कि अभी हम आगे देखेंगे। आरेख यह 2 वर्षों 1973-74 और 2013-14 के उत्पादन को दिखाता है। हमने 2 वर्ष के आंकड़ों का उपयोग किया है ताकि हम देख सकें कि तुलना कर सकें कि कौन सी चीज़ में कब वैल्यू ज़्यादा थी, कब प्रोडक्शन किस क्षेत्र में ज़्यादा होता था। उत्पादन में तृतीय क्षेत्र का बढ़ता महत्व, मतलब भारत में जो है टर्शरी सेक्टर का उत्पादन में महत्व बढ़ रहा है। 1973-74 से 13-14 में 40 वर्षों में यद्यपि सभी क्षेत्रकों में उत्पादन में वृद्धि हुई है, परंतु टर्शरी सेक्टर में अधिक उत्पादन हुआ है। परिणामतः 2013-14 में प्राथमिक सेक्टर को प्रतिस्थापित करते हुए तृतीय क्षेत्र सबसे बड़े उत्पादक क्षेत्र के रूप में उभरा है। ये आप मैप आरेख में देख सकते हैं। पहले इतना प्रोडक्शन होता था, लेकिन अभी प्रोडक्शन भी बढ़ा है। और प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर रेड वाला, और ग्रीन वाला टर्शरी सेक्टर, जिसमें आप से देख सकते हैं कि इसमें जो है उत्पादन, ये 2013-14 का आंकड़े हैं हमारे पास, और ये 1973-74 के। पहले प्रोडक्शन भी बहुत कम होता था, लेकिन अभी हरित क्रांति की वजह से कृषि क्षेत्र में बढ़ा, उसकी वजह से द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण बढ़ा, और तृतीय क्षेत्र जो है अभी काफ़ी ज़्यादा है इंडिया में। भारत में तृतीय क्षेत्र कितना महत्वपूर्ण क्यों हो गया, इसके कई कारण हो सकते हैं। प्रथम, किसी भी देश में अनेक सेवाओं जैसे हॉस्पिटल, शैक्षणिक संस्थाएं, डाकतार सेवा, थाना, कचहरी, ग्रामीण प्रशासनिक कार्यालय, नगर निगम, रक्षा, परिवहन, बैंक, बीमा कंपनी आदि की आवश्यकता होती है। इन्हें बुनियादी सेवाएं कहा जाता है। ये जो सारी सेवाएं हैं, इन्हें बुनियादी सेवाएं कहा जाता है। किसी विकासशील देश में इन सेवाओं के प्रबंधन की जिम्मेदारी सरकार की होती है। तो सरकार अगर इनका ज़्यादा प्रबंधन करेगी तो ऑब्वियसली उस अर्थव्यवस्था में इनका जो है प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। द्वितीय जो रीजन है इसका, कृषि और उद्योग के विकास से परिवहन, व्यापार, भंडारण आदि सेवाओं का विकास होता है। प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र का विकास जितना अधिक होगा, उतना ही इन सेवाओं की मांग बढ़ती है। थर्ड जो रीजन है, जैसे जैसे आय बढ़ती है, लोग रेस्टोरेंट, पर्यटन, शॉपिंग, निजी हॉस्पिटल और निजी विद्यालय, व्यावसायिक प्रशिक्षण इत्यादि की मांग शुरू कर देते हैं। मतलब जब आपके पास पैसा ज़्यादा होगा तो आप पर्यटन वगैरह, शॉपिंग वगैरह में खर्च करेंगे, तो जिससे जो है सेवाओं का क्षेत्र में बढ़ेगा। चतुर्थ जो रीजन है इसका, विगत वर्षों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी जो है, उस पर आधारित नवीन सेवाएं जो है उनका भी, वो भी अभी बनी है, और उनका उपयोग महत्वपूर्ण और अपरिहार्य हो गया है। इसकी वजह से जो है टर्शरी सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हुई है।
अंततः आपको याद रखना चाहिए कि सेवा क्षेत्र की सभी सेवाओं में समान रूप से समृद्धि नहीं हो रही है। भारत में सेवा क्षेत्र कई तरह से लोगों को नियोजित करते हैं। एक और इन सेवाओं की संख्या सीमित है, जिसमें अत्यंत कुशल और शिक्षित श्रमिकों को रोजगार मिलता है। दूसरी ओर बहुत अधिक लोग छोटी दुकानों, मरम्मत कार्यों, परिवहन जैसी सेवाओं में लगे हुए हैं। मतलब कि इन सेवाओं की संख्या सीमित है, लिमिटेड है ये, लेकिन इसमें जो है कुशल और शिक्षित श्रमिकों को रोजगार मिल जाता है। वे लोग बड़ी मुश्किल से जीविका निर्वाह कर पाते हैं, जो ये छोटी दुकानों वगैरह में काम करते हैं। और वे इन सेवाओं के में इसलिए लगे होते हैं क्योंकि उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता, तो इसलिए उन्हें इस सेक्टर में लगना पड़ता है कि मरम्मत कार्य कर लिया, परिवहन और छोटी दुकानों में। उनके पास कोई वैकल्पिक ऑप्शन नहीं होता। अधिकांश लोग कहाँ नियोजित हैं? फिर यहाँ आरेख दिया गया है 1973-74, 2013-14 में तुलना के लिए कि किस क्षेत्र में लोग संलग्न हैं। पहले आप देख सकते हैं कि पहले कृषि क्षेत्र में इतने लोग संलग्न थे, मतलब प्राइमरी सेक्टर में इतने लोग, सेकेंडरी में और केवल इतने से टर्शरी में। लेकिन अब कृषि क्षेत्र में केवल इतने लोग संलग्न हैं, और ये सेकेंडरी में और टर्शरी में देखें, टर्शरी का जो है आरेख काफ़ी बड़ा है। इसका मतलब है भारत में परिवर्तन हुआ है क्षेत्रकों में। भारत के संदर्भ में उल्लेखनीय तथ्य है कि यद्यपि जीडीपी में तीनों क्षेत्रों की हिस्सेदारी से परिवर्तन हुआ है, फिर भी रोजगार में ऐसा परिवर्तन नहीं हुआ है। मतलब कोई ज़्यादा रोजगार सृजन नहीं हुआ है। और 1977 से 78 और 2017-18 और वर्ष 2003 में तीनों क्षेत्रकों में रोजगार की हिस्सेदारी को दिखाता है। आज भी प्राथमिक क्षेत्र सबसे बड़ा नियोक्ता बना हुआ है, लेकिन अभी भी जो है प्राइमरी सेक्टर जो है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा है। ये है रोजगार क्षेत्रकों में हिस्सेदारी। इसमें जो है बताया गया है कि रोजगार में मतलब कौन सा क्षेत्र कितनी हिस्सेदारी करता है। पहले 71% कृषि क्षेत्र से होता था, 44% हो गया। 11% होता था सेकेंडरी से, अब 25 हो गया। 18 से 31। और इससे पहले हमने जो देखा था उसमें जो था जीडीपी में योगदान था, मतलब जीडीपी में कौन सा क्षेत्र कितना योगदान देता है। तो सबसे बड़ा जो है अब टर्शरी सेक्टर जीडीपी में योगदान देता है, वहीं प्राइमरी और सेकेंडरी क्षेत्र आधे से भी कम है। तो मोस्टली जो है जीडीपी में योगदान देता है टर्शरी सेक्टर। और इसमें बात हुई है रोजगार में क्षेत्रकों की हिस्सेदारी की। प्राथमिक क्षेत्र में से रोजगार से ऐसा ही क्षेत्र स्थानांतरण क्यों नहीं हुआ? ऐसा कारण इसलिए है क्योंकि द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में रोजगार के पर्याप्त अवसरों का सृजन नहीं हुआ है। मतलब कि सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में उतना रोजगार नहीं मिल पाता। यद्यपि इस अवधि में वस्तुओं के उत्पादन में 3 गुना से ज्यादा वृद्धि हुई है। मतलब कि प्रोडक्शन जो है वो 3 गुना से ज़्यादा हुआ है, परंतु औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार में लगभग 3 गुना ही वृद्धि हुई है। और इस तृतीय क्षेत्र पर यही बात लागू होती है। सेवा क्षेत्र के उत्पादन में 14 गुना वृद्धि हुई है, परंतु रोजगार में 5% से भी कम वृद्धि हुई है। तो इस तरीके से सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर जीडीपी में तो योगदान दे रही हैं, लेकिन इन्होंने रोजगार सृजन नहीं किया है। परिणामतः देश में आधे से अधिक श्रमिक प्राथमिक क्षेत्र और कृषि पर निर्भर करते हैं, जिसका जीडीपी में लगभग 1/6 पार्ट जो है योगदान है। इसकी तुलना में सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर का जीडीपी में बाकी का हिस्सा है, परंतु मतलब जीडीपी में तो काफी योगदान देते हैं टर्शरी और सेकेंडरी सेक्टर, लेकिन उनका जो है रोजगार सृजन में बिल्कुल योगदान नहीं है। और जो मतलब रोजगार प्रदान करने वाला क्षेत्र है वो भी प्रमुख जो है अभी भी कृषि बना हुआ है। एक इसमें एक एग्जाम्पल वगैरह दिए गए हैं जिसमें बताया गया है, एक लक्ष्मी है, किसान है लक्ष्मी, जिसके पास 2 हेक्टेयर असिंचित भूमि है और वो सिंचाई के लिए वर्षा पर निर्भर कर है और ज्वार और अरहर जैसी फसलें उपजाती है। परिवार में 5 सदस्य भी उस भूमि पर काम करते हैं। क्योंकि उन्हें रोजगार उपलब्ध नहीं है, इसलिए उन्हें भी खेत में ही काम करना पड़ता है। आप देखेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति काम कर रहा है, कोई बेकार नहीं है, परंतु वास्तव में श्रम प्रयास विभाजित है। प्रत्येक व्यक्ति कुछ काम कर रहा है, परंतु किसी को भी पूरी तरीके से रोजगार नहीं मिल रहा है। ये अल्प बेरोजगारी की स्थिति है, जहाँ लोग प्रत्यक्ष रूप से काम कर रहे हैं, अपनी क्षमता का उपयोग कर रहे हैं। इस प्रकार की अल्प बेरोजगारी को छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं, क्योंकि ये उन लोगों की बेरोजगारी जिनके पास कोई रोजगार नहीं होता और बेकार बैठे हुए हैं से अलग है। खुली बेरोजगारी से ही अलग है। इसे प्रछन्न बेरोजगारी कहा जाता है। मतलब कि काम में 5 लोगों की जरूरत है, लेकिन फिर भी 8 लोग लगे हुए हैं, और उन तीनों के लगने या ना लगने से प्रोडक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। छोटे से भूखंड पर काम करने के लिए 5 लोगों की जरूरत नहीं है। 2 लोगों के चले जाने से कृषि उत्पादन प्रभावित नहीं होगा। उदाहरण में 2 सदस्य किसी भी कारखाना में काम करने के लिए जा सकते हैं। एक बार फिर परिवार की कमाई में वृद्धि होगी और वे लोग अपनी
भूमि से पहले जैसा उत्पादन, मतलब भूमि से प्रोडक्शन तो उतना ही होना है, फिर चाहे वो 2 लोग एक्स्ट्रा काम करें या ना करें, तो इससे बेहतर है कि वो 2 लोग कृषि का काम छोड़कर किसी कारखाने में लग जाएँ, जिससे परिवार की कमाई में वृद्धि होगी। और भारत में ऐसी बहुत सारी फैमिलीज़ है जो अब भी मतलब पूरी फैमिली कृषि कार्य में संलग्न है, लेकिन उससे प्रोडक्शन पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। भारत में लाखों किसान ऐसे हैं, इसका अर्थ है कि यदि हम कुछ लोगों को कृषि क्षेत्र से हटाकर कहीं और समुचित रोजगार उपलब्ध करा दें, तो कृषि उत्पादन पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। कोई अन्य रोजगार करने से लोगों की आय में, परिवार की कुल आय में वृद्धि होगी। अल्प बेरोजगारी दूसरे क्षेत्रकों में भी हो सकती है, जैसे कि शहरों में सेवा क्षेत्र में हजारों अनियत श्रमिक हैं जो दैनिक रोजगार की तलाश करते हैं। वे प्लम्बर, पेंटर, मरम्मत कार्य जैसे कार्य करते हैं। अन्य लोग असुविधाजनक विषम काम करते हैं, उसमें से कई रोजाना काम नहीं पाते, मतलब उनको डेली काम नहीं मिलता। इसी प्रकार हम सेवा क्षेत्र के कुछ लोगों को सड़कों पर ठेला खींचते हैं, कुछ चीजें बेचते हुए देखते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग हैं वो सड़कों पर ठेला खींचने का काम करते हैं, और या फिर सड़कों पर कुछ छोटी मोटी चीज़ें बेच रहे होते हैं, जहाँ वे अपना पूरा दिन बिता देते हैं लेकिन कमा कुछ नहीं पाते, क्योंकि क्योंकि अभी भी ऐसे बहुत लोग हैं जो इन मतलब सड़कों पे बिकने वाली चीज़ें खरीदना पसंद नहीं करते, वो बड़ी बड़ी दुकानों या फिर शॉपिंग मॉल्स में जाना पसंद करते हैं, तो इसलिए उन्हें कोई खास कमाई भी नहीं होती। वे इसलिए काम कर रहे हैं कि उनके पास कोई और बेहतर अवसर नहीं है। अतिरिक्त रोजगार सृजन कैसे किया जा सकता है? कृषि क्षेत्र में अल्प बेरोजगारी की गंभीर स्थिति बनी हुई है। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें बिल्कुल रोजगार नहीं मिला है। लोगों के लिए रोजगार में वृद्धि कैसे की जा सकती है, इसके लिए कुछ तरीके जो हैं वो हम डिस्कस करते हैं। अर्ध ग्रामीण क्षेत्रों में उन उद्योगों और सेवाओं की पहचान की करनी चाहिए और उन्हें बढ़ावा देना चाहिए, और उसमें अधिक लोगों को नियोजित करना चाहिए। उदाहरण के लिए मान लेते हैं किसान अरहर और मटर मटर उपजाने का निर्णय करते हैं। इनकी वसूली और प्रसंस्करण के लिए शहरों में विक्रय के लिए दाल मिल की स्थापना करना चाहिए, और बाद में वहाँ पे दाल मिल में और भी लोगों को जो है रोजगार मिलेगा। जो शीत भंडारण है, ग्रहों के खुलने से किसानों को एक अवसर मिलेगा। वे अपने आलू और प्याज जैसे उत्पादों का भंडारण कर सकेंगे और अच्छी कीमत पर बेच सकेंगे। मतलब कि अब जो है ऐसी जो सब्जियां होती है, उन्हें भंडार करके रखने के लिए सुविधाएं नहीं है वैसी, और इसकी वजह से वो जल्दी खराब ना हो जाए, इसलिए उन्हें जल्दी में बेच दिया जाता है और उन्हें प्रॉपर प्राइस नहीं मिल पाता। तो अगर शीत भंडार गृह खुलेंगे तो उससे किसानों को बेनिफिट होगा। वन क्षेत्रों के निकटवर्ती गांवों में शहद संग्रह केंद्रों की शुरुआत करना, वहां पे भी लोगों को रोजगार मिलेगा, जहाँ किसानों से प्राप्त शहद बेच सकें, जो किसान जो है वनों से प्राप्त शहर बेच सकें, सॉरी, किसान जो है वनों से प्राप्त शहद बेच सकें। सब्जियों और कृषिगत उत्पादों जैसे आलू, शकरकंद, चावल, गेहूं, टमाटर, फल इत्यादि से बाहरी बाजारों में बेचा जा सके, इनके लिए प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना की जाए। यह अर्ध ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों में रोजगार प्रदान करेगा। शीत भंडार गृह और शहद संग्रह केंद्र और प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना करना, इससे जो है रोजगार सृजन भी होगा और चीजें खराब भी नहीं होंगी। क्या आप जानते हैं कि भारत में विद्यालय जाने वाले आयु वर्ग 5 से 29 वर्ष में लगभग 60% बच्चे हैं, जिनमें से 51% के प्रतिशत ही विद्यालय जाते हैं, शेष विद्यालय नहीं जाते, या तो घर पर रहते हैं या फिर बाल श्रमिक के रूप में काम करते हैं। यदि बच्चे विद्यालय जाने लगे तो अधिक स्कूल भवन और अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों की आवश्यकता होगी। मतलब कि अगर वो बच्चे भी स्कूल जाने लगे तो भवन चाहिए होगा, इसकी वजह से भवन निर्माण के लिए लोगों को काम मिलेगा, अध्यापक चाहिए तो, और अन्य कर्मचारी भी चाहिए, तो उनको वहाँ पे नियुक्त करने के लिए रोजगार का सृजन होगा। जो पहले का योजना आयोग था, उसे अब जैसे नीति आयोग बना दिया गया वर्तमान में, द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार अकेले शिक्षा क्षेत्र में 20 लाख रोजगारों का सृजन किया जा सकता है। इसी प्रकार यदि हम स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करना है तो हमें ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले और अधिक डॉक्टर, नर्स और स्वास्थ्य कर्मचारियों की आवश्यकता है। मतलब कि और भी ज़्यादा डॉक्टर, नर्स और हॉस्पिटल चाहिए, और इसकी वजह से जो है और भी ज़्यादा रोजगार सृजन होगा जब हम इन लोगों को वहाँ पे भर्ती करेंगे। प्रत्येक राज्य या प्रदेश में वहाँ के निवासियों की आय, उनके रोजगार में वृद्धि करने की संभावना होती है। यह पर्यटन अथवा क्षेत्रीय शिल्प उद्योग या फिर सूचना प्रौद्योगिकी जैसी नवीन सेवाओं के माध्यम से भी हो सकता है। इनमें से कुछ के लिए समुचित योजना, सरकारी सहायता की आवश्यकता होती है। मतलब कि ये छोटे जो शिल्प उद्योग होते हैं, क्षेत्रीय शिल्प उद्योग, इनको गवर्नमेंट को प्रोत्साहन देना चाहिए।
अगर इन्हें प्रोत्साहन दिया जाएगा और बाज़ारों में इनका सामान बिकेगा तो ये और भी ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे और भी ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलेगा। उदाहरण के लिए योजना आयोग के अध्ययन के अनुसार यदि पर्यटन क्षेत्र में सुधार होता है तो 35 लाख से अधिक लोगों को रोज़गार मिल सकता है। मतलब कि पर्यटन क्षेत्र में भी सुधार करना चाहिए, उससे और भी ज़्यादा रोज़गार सृजन होगा। केंद्र सरकार ने भारत के लगभग 625 जिलों में काम का अधिकार लागू करने के लिए कानून बनाया है। इसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी नियम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी नियम 2005 कहते हैं। इसके अंतर्गत उन लोगों को काम करने में सक्षम है जिन्हें काम की ज़रूरत है और मतलब कि जिनको काम की ज़रूरत है उनको सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में 100 दिनों का रोजगार की गारंटी दी गई है, मनरेगा योजना। यदि सरकार रोजगार उपलब्ध कराने में असफल रहती है तो वह लोगों को बेरोजगारी भत्ता देगी। मतलब यहाँ तो उन्हें रोजगार देगी 100 दिनों का, लेकिन अगर रोजगार नहीं दे पा रही है तो उन्हें बेरोजगारी भत्ता देगी ताकि वो अपना खर्च चला सकें। अधिनियम के अंतर्गत उस तरह के लोगों को कामों की वरीयता दी जाएगी जिससे भविष्य में भूमि उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी। मतलब इस तरह के काम किए जाएंगे जिससे भूमि उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी। संगठित और असंगठित के रूप में क्षेत्रकों का विभाजन। अब हम आर्थिक कार्यों को विभाजन करने के लिए और भी तरीकों का परीक्षण करेंगे। एक होता है संगठित सेक्टर, ऑर्गेनाइज सेक्टर। संगठित क्षेत्र में वे उद्यम अथवा कार्य स्थान आते हैं जहां रोजगार की अवधि नियमित होती है, लोगों के पास सुनिश्चित काम होता है, मतलब फिक्स होता है उनका काम, सरकार के द्वारा पंजीकृत होते हैं, सरकारी नियमों और विनियमों का अनुपालन करना होता है। इन नियमों और विनियमों का अनेक विधियों जैसे कारखाना नियम, मतलब कि कारखाना नियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, सेवानुदान अधिनियम, दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम आदि में इनका उल्लेख किया गया होता है। संगठित क्षेत्र इनको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनमें औपचारिक प्रक्रिया होती है एक और कार्यविधि होती है। कुछ लोग किसी के द्वारा नियोजित नहीं होते बल्कि स्वतः काम कर सकते हैं, परंतु वे भी सरकार अपने को सरकार के समक्ष पंजीकृत कराते हैं। और मतलब कि ये जो संगठित सेक्टर होता है ना, उसमें गवर्नमेंट में रजिस्ट्रेशन होता है उनका और उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं काम करने के। इसके साथ ही वो जो ये अधिनियम हमने देखे हैं इनके थ्रू पंजीकृत होते हैं वो, तो इसलिए इन्हें नियमों का अनुपालन करना पड़ता है। तो ये है हमारा डिफरेंस संगठित और असंगठित क्षेत्र में। इसमें छोटी छोटी बिखरी हुई इकाइयाँ होती है, कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं होते, सरकार के नियंत्रण से बाहर होते हैं। इसमें सरकार का नियंत्रण होता है, रोजगार की सुरक्षा होती है, निश्चित समय तक काम करना होता है और अगर काम मतलब फिक्स आर्ट्स जो है उनसे ज़्यादा काम करेंगे तो अतिरिक्त वेतन मिलेगा। इसमें नियम विनियम का अनुपालन नहीं होता। असंगठित क्षेत्र में नियम विनियम का अनुपात जो है अनुपालन नहीं होता। अतिरिक्त समय पर आपको असंगठित क्षेत्र में कोई काम नहीं मिलता और ना ही आपको सवेतन छुट्टी मिलती है, अवकाश भी नहीं मिलता। बीमारी के कारण अगर आपको कुछ हो जाए उसकी वजह से छुट्टी वगैरह लेनी हो तो वो भी नहीं आपको मिलती अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। रोजगार सुरक्षित नहीं है, मतलब वो जब चाहे आपको काम से निकाल सकते हैं। श्रमिकों को बिना अगर उनके पास काम नहीं होगा ना कोई करने के लिए तो ऐसा नहीं है कि वो आपको जॉब पे रखेंगे, वो आपको निकाल देंगे। और जब कोई फिक्स मौसम में वहां पे काम होता है, ऐसा नहीं होता। ये जो है असंगठित क्षेत्र, कृषि क्षेत्र भी हम इसको कह सकते हैं। मतलब कृषि क्षेत्र में ऐसा होता है कि कोई गवर्नमेंट द्वारा पंजीकृत काम नहीं होता, जब वो उनका काम चाहेगा मौसमी तौर पर वो आपको काम पे रखेंगे। जबकि संगठित क्षेत्र में आपको छुट्टियां मिलती हैं, अतिरिक्त वेतन मिलता है अगर आप एक्स्ट्रा काम करते हो वो, और नियोक्ता से कई दूसरे लाभ मिलते हैं जैसे कि सवेतन छुट्टी, मतलब अगर आपको छुट्टी मिलती है तो उससे आपका वेतन कट नहीं होगा। अवकाश काल में भुगतान भी होता है, मतलब जब छुट्टियां चल रही है तो आपको पेमेंट करेंगे, सैलरी देंगे। भविष्य निधि भी मिल सकती है, सेवा अनुदान इत्यादि, और चिकित्सकीय लाभ पाने के भी हकदार होते हैं। कारखाना मालिक पेयजल, मतलब जो हमने पीछे नियम देखे थे उसके अकॉर्डिंग आपको साफ पेयजल और सुरक्षित कार्य पर्यावरण उपलब्ध कराया जाता है। सेवानिवृत्त होने पर आपको पेंशन भी दी जाती है। तो ये है डिफरेंस असंगठित और संगठित क्षेत्र में। असंगठित क्षेत्र जो है उसमें लोग अपने छोटे छोटे कार्यों में लगे होते हैं, जैसे सड़कों पर विक्रय करना, मरम्मत कार्य, और स्वतः नियोजित होते हैं। उनके लिए कोई रूल रेगुलेशन नहीं होता। इसी प्रकार किसान अपने खेतों में काम करते हैं और जरूरत पड़ने पर मजदूर श्रमिकों को लगाते हैं, और जब उनका काम हो जाता है तो उन्हें मजदूर श्रमिकों को हटा दिया जाता है। तो इसमें असंगठित क्षेत्र में जॉब सिक्योरिटी नहीं होती। असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों का संरक्षण कैसे किया जाए, मतलब कि असंगठित क्षेत्र जो है उसमें श्रमिकों का संरक्षण कैसे किया जाए, क्योंकि उनकी जॉब सिक्योरिटी नहीं होती।
और ना ही कोई ऐसा होता है कि उन्हें शुद्ध पेयजल प्रोवाइड कराना है, या फिर कोई कारखाना अधिनियम के अंतर्गत उन्हें मतलब अच्छे से काम प्रोवाइड कराना है, अच्छा वर्क प्लेस होना चाहिए। संगठित क्षेत्र अत्यधिक मांग पर ही रोजगार प्रस्तावित करता है, लेकिन संगठित क्षेत्र में रोजगार के अवसरों में अत्यंत धीमी गति से वृद्धि हो रही है। यह भी आमतौर पर पाया जाता है कि संगठित क्षेत्र असंगठित क्षेत्र के रूप में काम करते हैं। ऐसी रणनीति वंचन कर वंचन और श्रमिकों को संरक्षण प्रदान करने वाली विधियों के अनुपालन से बचने के लिए अपनाते हैं। मतलब कि जो संगठित क्षेत्र होता है वो भी कई बार असंगठित क्षेत्र के रूप में काम करता है, ताकि वो टैक्स से बच सकें, और श्रमिकों को जो संरक्षण प्रदान करने वाला होता है कि उन्हें एक्स्ट्रा मतलब अगर छुट्टी लेंगे तो भी उन्हें वेतन देना पड़ेगा। तो इस तरह के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, उनसे बचने के लिए ये असंगठित क्षेत्र के तौर पर काम करते हैं। परिणामतः बहुत से श्रमिक असंगठित क्षेत्र में काम करने के लिए विवश हुए हैं, जहाँ बहुत कम वेतन मिलता है और उनका शोषण किया जाता है। उन्हें मजदूरी नहीं दी जाती, उनकी आय कम है और नियमित नहीं है, मतलब फिक्स नहीं है कि उन्हें अगले महीने में इतना ही वेतन मिलेगा या फिर अगले महीने में जॉब मिलेगी। इस रोजगार में संरक्षण नहीं है और न ही इसमें कोई बेनिफिट होता है। जब कारखाने बंद हो जाते हैं तो अनेक नियमित श्रमिक सब्जियां बेचने वाला या फिर ठेला खींचते हैं या फिर कुछ और काम देखते हैं। ये लाचार लोग कौन है और जिन्हें संरक्षण की आवश्यकता है? ये हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में असंगठित क्षेत्र में भूमिहीन कृषि श्रमिक, छोटे सीमांत किसान, फसल बटाईदार कारीगर जैसे कि बुनकर, लुहार, बढ़ई, इनसे बनता है। भारत में लगभग 80% ग्रामीण परिवार छोटे और सीमांत किसानों की श्रेणी में आते हैं। इन किसानों को समय से बीज, कृषि उपकरण, साख भंडारण सुविधा और विपणन केंद्र की प्राप्त सुविधा उपलब्ध कराने की जरूरत है। मतलब इनके पास इनकी इतनी इनकम नहीं हो पाती कि ये सब कुछ ले सकें, तो इन्हें प्रोवाइड कराने की जरूरत है। शहरी क्षेत्रों में असंगठित क्षेत्र मुख्यतः लघु उद्योगों के श्रमिकों, निर्माण, व्यापार और परिवहन में कार्यरत आकस्मिक श्रमिक, सड़कों के विक्रेता, काम करने वालों और सिर पर बोझा ढोने वाले होते हैं। श्रमिक वस्त्र निर्माण करने वाले और कबाड़ उठाने वालों से हैं। तो शहरी क्षेत्रों में जो है असंगठित क्षेत्र अलग है। लघु उद्योगों को भी कच्चे माल की प्राप्ति और उत्पाद के विपणन के लिए सरकारी मदद की आवश्यकता होती है। आकस्मिक श्रमिकों को शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में संरक्षण दिए जाने की जरूरत है। मतलब कि जो आकस्मिक श्रमिक हैं उनको शहरी, जो असंगठित क्षेत्र के श्रमिक हैं उनको शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में संरक्षण की जरूरत है। हम यह पाते हैं कि बहुसंख्यक श्रमिक अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जनजातियों से हैं जो असंगठित क्षेत्र में रोजगार करते हैं। श्रमिक अनियमित और कम मजदूरी में काम करने के अलावा सामाजिक भेदभाव का भी शिकार हैं। मतलब कि SC ST के आधार पर भेदभाव करना, दलित होने के आधार पर भेदभाव करना, इस तरह के भेदभाव से भी ग्रसित हैं और इसी वजह से कई बार उनकी सैलरी में भी डिफरेंसेस रखे जाते हैं। अतः आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए संगठित क्षेत्र के श्रमिकों के संरक्षण की आवश्यकता है, उन्हें सहायता प्रोवाइड कराने की आवश्यकता है। स्वामित्व आधारित क्षेत्र, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र, मतलब इसमें जो है स्वामित्व पर आधार होता है। मतलब स्वामित्व के आधार पर इन्हें बांटा जाता है प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर। मतलब किसका किस पर स्वामित्व है। आर्थिक गतिविधियों को क्षेत्रकों में वर्गीकृत करने का एक अन्य तरीका है परिसंपत्तियों का स्वामी। मतलब संपत्ति का स्वामी और सेवा की उपलब्धता का जिम्मेदार कराने वाला व्यक्ति कौन है। मतलब अगर ये दुकान है, ये आपकी है, तो आप हुए निजी स्वामित्व। लेकिन अगर ये गवर्नमेंट की है तो फिर आप हुए सार्वजनिक क्षेत्र के। सार्वजनिक क्षेत्र में अधिकांश परिसंपत्तियों पर सरकार का स्वामित्व होता है और सरकार ही सभी सेवाएं उपलब्ध कराती है। निजी क्षेत्र में परिसंपत्तियों पर स्वामित्व और सेवाओं के वितरण की जिम्मेदारी एकल व्यक्ति या कंपनियों के हाथों में होती है। रेलवे अथवा डाकघर सार्वजनिक क्षेत्र के उदाहरण है। मतलब रेलवे आपने देखा होगा, वो गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है, गवर्नमेंट का पर उसका स्वामित्व हो गवर्नमेंट का स्वामित्व उस पर होता है। उसी तरह से डाकघर, जबकि जो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, टिस्को, या फिर जो प्राइवेट कंपनी होती है जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ये निजी स्वामित्व में है। मतलब कि इसका स्वामित्व किसी व्यक्ति विशेष या ग्रुप का होता है, गवर्नमेंट के अंडर में जो नहीं आती उन्हें निजी स्वामित्व वाली बोला जाता है। निजी क्षेत्र की गतिविधियों का ध्येय जो है लाभ अर्जित करना होता है। मतलब जो प्राइवेट सेक्टर की है वो बेनिफिट के तौर पर काम करती है, लेकिन जो सार्वजनिक क्षेत्र की है वो प्रॉफिट कंपनी नहीं होती। मतलब वो प्रॉफिट के लिए नहीं होती,
वो इन जो निजी क्षेत्र की होती हैं इनको प्राप्त करने के लिए एकल स्वामियों को भुगतान करना और कंपनियों को भुगतान करना पड़ता है। मतलब जो प्राइवेट सेक्टर की होती हैं उन्हें हमें पे करना पड़ता है, भुगतान करना पड़ता है उनकी सेवाएं लेने के लिए। लेकिन जो गवर्नमेंट सेक्टर की होती है उन पर भरपाई हम करों और अन्य तरीकों से करते हैं। मतलब वो गवर्नमेंट सेक्टर जो व्यय करती है उस पर उसकी भरपाई करों या फिर अन्य तरीकों से की जाती है। आधुनिक दिनों में सरकार सभी तरह की गतिविधियों पर व्यय करती है। अभी जो है सरकार सभी तरह की गतिविधियों पर व्यय करती है और उसे हमसे टैक्स के थ्रू कलेक्ट करती है। लेकिन वो सभी के लिए अवेलेबल होते हैं। जैसे कि आपने बस स्टैंड देखे होंगे, जो गवर्नमेंट बस स्टैंड होते हैं वहाँ पे कोई भी कभी भी जा सकता है। कोई स्पेसिफिक इंसान उसको नहीं बनाता है, वो गवर्नमेंट के अंडर में होता है और उसका जो है खर्च जो है वो टैक्स से चलता है। कई ऐसी चीजें हैं जिनकी आवश्यकता समाज के सभी सदस्यों को होती है, परंतु निजी क्षेत्र उचित कीमत पर उपलब्ध नहीं कराते। मतलब कि कुछ ऐसी चीजें होती है जो सभी के लिए इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर है वो उसे उपलब्ध नहीं कराते। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनमें से कुछ चीजों पर बहुत अधिक पैसे खर्च करने पड़ते हैं। निजी क्षेत्र की क्षमता से इतने पैसे बाहर होते हैं, मतलब वो इतने पैसे उनके पास नहीं होते कि वो खर्च कर सकें। इन चीजों का इस्तेमाल करने वाले हजारों लोगों से पैसा एकत्रित करना भी आसान नहीं होता। मतलब कि प्राइवेट में हो सकता है कि लोग इन्हें पे ही ना करें, तो इसलिए पैसा खर्च करना आसान नहीं होता, एकत्रित करना आसान नहीं होता। यदि फिर भी वे चीज़ों को उपलब्ध कराते हैं तो उनकी ऊंची कीमत वसूलते हैं। लेकिन अगर फिर भी जैसे तैसे करके उन्होंने निर्माण किया, मान लीजिए कोई प्राइवेट एयरलाइन है, तो उन्होंने अगर वो सर्विसेज देंगे तो आपको जहाज़ की जो टिकट है वो बहुत ज़्यादा महंगी पड़ेगी। इसी तरह अगर आप प्राइवेट बस वगैरह में ट्रैवल करते हैं तो उसकी आपको जो टिकट है काफ़ी महंगी पड़ती है। तो यही होता है कि वो अपने जो बेनिफिट निकालने के लिए ऊंची कीमत वसूलते हैं। जैसे सड़क, पुल, रेलवे, पत्तन, बिजली का निर्माण और बांध, सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना, ये सब गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है क्योंकि इनका खर्च बहुत आता है। इसलिए सरकार ऐसे भारी व्यय उठाती है और सभी लोगों को इन सुविधाओं को सुनिश्चित करती है कि वो सभी लोगों को इक्वली मिले। कुछ है गतिविधियां ऐसी है जिन्हें सरकारी समर्थन की जरूरत पड़ती है। निजी क्षेत्र उन उत्पादनों और व्यवसायों को तब तक जारी नहीं कर सकते जब तक सरकार उन्हें प्रोत्साहित नहीं करती। मतलब कुछ गतिविधियां ऐसी होती है जिनको प्राइवेट सेक्टर जो है तब तक जारी नहीं कर सकती जब तक कि गवर्नमेंट उन्हें प्रोत्साहित ना करे, गवर्नमेंट अलाउ ना करे। जैसे उत्पादन मूल्य पर बिजली की बिक्री से बहुत से उद्योगों में वस्तुओं की उत्पादन लागत में वृद्धि हो सकती है। अनेक इकाइयां, विशेषकर लघु इकाइयां बंद हो सकती हैं। यहाँ सरकार उस दर पर बिजली उत्पादन और वितरण के लिए कदम उठाती है। मतलब कि इसलिए जो है प्राइवेट हमें बिजली नहीं मिलती, गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है जिस पर ये उद्योग बिजली खरीद सकते हैं। सरकारी लागत का कुछ अंश सरकार जो है लागत का कुछ अंश वहन करती है, मतलब सरकार भी इनका कुछ खर्च उठाती है। इसी प्रकार भारत सरकार किसानों को उचित मूल्य पर गेहूं और चावल खरीदती है, इसे अपने गोदामों में भंडारित करती है और राशन दुकानों के माध्यम से उपभोक्ताओं को कम मूल्य पर बेचती है। हम इसके बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हमने देखा था कि एफसीआई का जो है बफर स्टॉक, वहाँ पे जो है सरकार ये खरीदती है अनाज और इसको स्टॉक करती है और बाद में इसे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू पीडीएस दुकानों पे भेजा जाता है और वहाँ से जो गरीब लोग हैं उनको वितरित किया जाता है। तो ये पीडीएस सिस्टम और बफर स्टॉक सिस्टम है। सरकार लागत का कुछ भाग वहन करती है। इस प्रकार सरकार किसानों और उपभोक्ताओं दोनों की सहायता करती है। मतलब किसानों को उनका फिक्स प्राइस भी मिल जाता है जिससे उन्हें नुकसान ना हो, और जो उपभोक्ता होते हैं उनको सस्ते में या फिर कई बार फ्री में भी फूड जो है वो मिल जाता है। इससे माल न्यूट्रिशन भी नहीं होती जिससे देश में खाद्य असुरक्षा हो। अधिकतर आर्थिक गतिविधियां ऐसी हैं जिनकी प्राथमिक जिम्मेदारी सरकार पर है। इन पर व्यय करना सरकार की अनिवार्यता है। जैसे स्वास्थ्य और शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराना, ये सरकार का दायित्व है। समुचित ढंग से विद्यालय चलाना, गुणात्मक गुणात्मक शिक्षा विशेषकर प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना सरकार का कर्तव्य है। भारत में निरक्षरों की संख्या विश्व में सबसे अधिक है, इसलिए गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वो क्वालिटी एजुकेशन और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाए। इसी प्रकार हम जानते हैं कि भारत के आधे से आधे बच्चे कुपोषण का शिकार हैं और एक चौथाई गंभीर रूप से बीमार हैं। तो फिर ये सरकार का दायित्व है कि वो स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाएं उपलब्ध करवाए। इसके साथ ही नीति के निर्देशक तत्वों में भी इनका मेंशन किया गया है कि वो इन्हें एजुकेशन प्रोवाइड कराएगी। ओडिशा 40 और मध्य प्रदेश 48 शिशु
मृत्यु दर विश्व के कुछ निर्धनतम भागों में अधिक है। सरकार को भी मानव विकास के पक्षों को सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता, निर्धनों के लिए आवासीय सुविधाएं, भोजन और पोषण पर ध्यान देने की जरूरत है। सरकार को यह मूल कर्तव्य है सरकार का यह कर्तव्य है कि बजट बढ़ाकर अत्यंत निर्धनों और देश के पूर्णतः अपेक्षित भागों की देखभाल करे। मतलब कि शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में, शिक्षा और हेल्थ सेक्टर में जो है व्यय करना सरकार का कर्तव्य है। इन क्वालिटी एजुकेशन और अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार का कर्तव्य है। अब है थोड़ा सा सारांश, इसकी समरी देख लेते हैं। हमने आर्थिक गतिविधियों को समझा, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी सेक्टर्स को देखा, जीडीपी में योगदान देखा कि टर्शरी सेक्टर जो है जीडीपी में योगदान देता है, लेकिन रोजगार जो है प्राइमरी सेक्टर से ही मिलता है। इसके साथ ही हमने देखा कि जो वर्गीकरण का दूसरा तरीका था, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड, संगठित और असंगठित क्षेत्र में हमने उनको डिवाइड किया था। जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस हो वो संगठित क्षेत्र होता है, जो सरकार के अंडर रजिस्टर्ड हो वो संगठित होता है, असंगठित जो होता है वो स्वतः स्वचालित होता है, स्वतः चालित होता है। उसके बाद हमने देखा था कि अधिकांश लोग असंगठित क्षेत्र में लगे हैं, इवन संगठित क्षेत्र के लोग भी कर से बचने के लिए असंगठित क्षेत्र में लगे हैं। इसके साथ ही हमने पीडीएस सिस्टम देखा था, सार्वजनिक निजी क्षेत्र की गतिविधियों में डिफरेंस वगैरह देखा था। तो ये था हमारा आज का चैप्टर। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।